नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपका मेज़बान अर्शिद फारूक। आज हमारे साथ केडन के अब तक प्रोग्राम में है हुमाम निसार, न्यूरोसर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर है जो कि जेएमसी बारामूला में तैनात है। डॉक्टर साहब, आपका केडन में खैर मकदम है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। डॉक्टर साहब, न्यूरोसर्जरी में कौन कौन सी बीमारियाँ होती है और न्यूरोसर्जरी है क्या, नाजरीन को आप बताइए। जी, बेसिकली ये मैं थोड़ा आइडिया देना जी चाहता हूँ आम लोगों को कि ये न्यूरोसर्जरी ब्रांच है क्या, जी इसमें किस तरह की बीमारियाँ आती हैं या किन चीज़ों से किन बीमारियों से हमारा ताल्लुक़ होता है। जी न्यूरो जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि नर्व या ब्रेन। जी तो न्यूरो में सर्जरी उसके रिलेटेड अगर ऑपरेशन पड़ा ज़रूर जी तो उसको हम न्यूरोसर्जरी ब्रांच में इंक्लूड आती हैं ये डिजीज़। जी न्यूरो में आप कैसे जो जो चीज़ पार्ट्स आते हैं उसमें एक तो सबसे बड़ा है जो ब्रेन है हमारा, जो जी दिमाग है हमारा, बिल्कुल। वो इसका एक हिस्सा है। जी उसके साथ ही दिमाग के साथ जुड़ा रहता है हमारा, जी जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जी या कुछ कमरू पंच होना, कमर जी का धागा है। जी तो इसी तरह ब्रेन के साथ, सिर के साथ जो जो डिजीज़ रिलेटेड हैं, जो जो बीमारियां मुल्लविस है, उसके जी अलावा जो गर्दन की स्पाइनल कॉर्ड, नेक में या कमर के जो हैं जी अमराज, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। जी या जो भी नर्व से रिलेटेड रग हो, जी इसके अलावा चाहे बाजू में, टांग में, कहीं भी बिल्कुल। कोई रग है, कोई रग में कोई डिफेक्ट आ गया है, नस जी में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो सारी बीमारियां भी इससे रिलेटेड होती हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें आम बीमारियां क्या है। आम तौर पे जो न्यूरोसर्जरी में जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, देखिए शुरू में मरीज़ को तो डायग्नोसिस नहीं पता होगा, जी मरीज़ तो हमारे पास अपनी शिकायत लेके आए, जी ठीक है। तो उसको हम फिर फिट करते हैं ये किस कैटेगरी में जी है, ठीक है। जैसे आम तौर पे कोई अगर हमारे पास सिर दर्द के लिए जी आता है, जिसको काफ़ी टाइम से सिर दर्द है कि जी या कभी अचानक से सिर दर्द ऐसा जी हुआ जिसके वजह से उसको कोई काफ़ी ज़्यादा वो बीमारी में मुब्तला हो गया, तो उसके लिए फिर हमने उसको जांच प्रॉपर करनी पड़ती है, जी उसको इन्वेस्टिगेट करना जी पड़ता है कि क्यों हुआ ये, जी इसकी वजह क्या है। कभी कभी आम सिर दर्द भी हो सकते हैं, जी या कभी कभी कोई सीरियस मसला हो सकता है, किसी को स्ट्रोक हो सकता है। जी स्ट्रोक हम बोलते हैं अगर दिमाग की कोई नस नस ब्लॉक हो जाए, उसमें रुकावट आ जाए, जी या कोई नस फट के उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, जी खून इकट्ठा हो जी जाए दिमाग में, इनकी वजह से भी सिर दर्द या बाकी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को जी हो सकती हैं। ये एक कैटेगरी है। दूसरी जी कैटेगरी है जो आजकल बहुत आम हम लोग देखते हैं घरों में, तकरीबन जी हर घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, जी जो गर्दन का दर्द और कमर जी का दर्द, जी जी जिसको हम आमतौर पे सर्वाइकल, शिकायत हाँ, करते हैं कि जिसको गर्दन हम में कमर में सर्वाइकल दर्द। पेन जी या लंबर पेन कहते जी हैं। इसकी तो वजूहत क्या है हाँ, डॉक्टर साहब? तो देखिए अगर हम लोग इस पे, क्योंकि चूंकि ये आज बहुत आम चीज़ हो जी गई, जी मुझे नहीं लगता कश्मीर में ऐसा कोई घर है जिसमें कोई इस तरह का मरीज़ नहीं हो। जी तो और इसमें आप कोई ऐसा एज का भी कोई लिमिट नहीं रहा। आज छोटे बच्चों की उम्र से लेके एक बुजुर्ग की उम्र तक जी कमर का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत आम हो गया। जी तो वजूहात तो बहुत से हैं, जी ठीक है, लेकिन मसला क्या है कि लोग या तो खुद इलाज कर देते हैं, दवाइयाँ लेना शुरू कर जी देते हैं, डायग्नोसिस तक पहुँचे ही नहीं होते हैं, जी ठीक है। इसीलिए इसमें ज़रूरी ये पता करना है कि वजूहात क्या जी है बिल्कुल। इसके। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, जी वजह क्या है इसकी। जी सबसे कॉमन जो है हमारा, वो है हमारे बैठने का तरीका क्या है। जी जो लोग हम लोग घर में हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, जी कोई मुलाजिम है, कोई घर का काम करते हैं, हमारे माँ बहनें, उनका काम करने का तरीका सही है कि गलत है। जी अगर आप बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं, ये स्टूडेंट है जो डेस्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं पढ़ते टाइम, आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं बच्चे सही बात। बहुत ज़्यादा, उसमें वो लोग दिन भर काफ़ी घंटों तक झुक के रहते हैं। जी या नौजवान हैं जो जी जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम करते हैं, सब में आदत हो गई है कि जी चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे मोबाइल देखना हो, घंटों तक झुके रहते हैं जी हम लोग। तो नेचुरली इस वजह से क्या होता है कि गर्दन पे, कमर पे आपके बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपका तो ये बार डिस्क बार। बीमारी जो है, एक्चुअली डिस्क बीमारी है क्या डॉक्टर साहब? देखिए अब यही जो है, जो आम लोगों में कमर दर्द जब बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहे, एक जी साल 2 साल तक ये इसको जारी रहता है, या गर्दन में दर्द रहता है, तो लोग क्या कहते हैं कि या तो खुद कहने लगते हैं कि शायद मुझे डिस्क होगी। जी कभी कभार के कोई हमारे हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास भी जाके, वो भी इनिशियली उसको जब 2 साल से ज़्यादा हो गया कहता है हाँ शायद आपको डिस्क है ये। जी लेकिन ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं लोगों को समझ आ रही कि डिस्क असल में है क्या। जी जो हम कहते हैं ये डिस्क, ये चीज़ क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है। डिस्क क्या होती है, जो हमारे हड्डियां हैं कमर की और जी गर्दन की, जिसको हम रीढ़ की हड्डियां बोलते जी हैं या बिल्कुल। इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं। तो ये ऊपर से नीचे तक करीब 33 हड्डियां, जी इन हड्डियों का बीच में जोड़ होता है। जी
तो दो हड्डियों को जो जोड़ता है इसको हम डिस्क कहते हैं। ये एक कार्टिलेज जैसा होता है, या उर्दू में कह लो आप रबर का एक गोल पीस होता है जो हमारे कमर को नरम रखता है। ये जोड़ है, इसके काम क्या है डिस्क के, ये स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग इसलिए कि सिर्फ अगर हड्डी है, हड्डी तो नहीं मुड़ेगी, लेकिन डिस्क की मदद से क्या होता है, हमारा कमर बेंड होता है, हम झुक सकते हैं, हम मुड़ सकते हैं। दूसरा ये सपोर्ट भी देता है हमारे कमर को, जब हम चलते हैं, काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे कमर को सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से थकावट वगैरह नहीं आती। बहुत बार क्या होती है इसी डिस्क में ये कमज़ोर पड़ जाती है किसी वजह से, चाहे आप सही खाना पीना नहीं लो, कैल्शियम की कमी हो, विटामिन की कमी हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप वर्जिश नहीं करते हो, आपका अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा आपका ओवरवेट है, और आपका अगर बैठने काम करने का तरीका गलत है, अगर हर एक काम आप बहुत झुक के करते हो, जैसे घर में सफाई करनी है, आप बहुत ज़्यादा झुक रहे हो, उसके लिए चीज़ उठानी रखनी है तो आप हमेशा कमर का इस्तेमाल करते हो, जबकि बेहतर तरीका है कि आप बैठ जाओ, चीज़ को हाथ में उठा के खड़े हो जाओ, ताकि वज़न जगन टांगों पे पड़े लेकिन कमर पे ना पड़े। लेकिन चूंकि ये सारी चीज़ें हम ध्यान नहीं देते हैं, खाने पीने का नहीं देते हैं, बैठने का तरीका, झुकने का तरीका हमारा गलत है, सीधा नहीं बैठते, सब झुक के बैठते हैं, तो इनसे क्या होता है, सबसे ये जो डिस्क होती है ये धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू होती है। तो शुरुआत की स्टेज में क्या होता है, आपके कमर में दर्द होना शुरू होता है। पहले पहले जब आप हेवी काम करो, भारी काम करो, तब महसूस होता है, बहुत बारी थोड़ा रेस्ट ले लो, आप आराम कर लो, ठीक हो जाए। लेकिन फिर ये वक्त के साथ दिन ब दिन ये दर्द बढ़ता जाता है, दर्द की इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत बढ़ती जाती है, रोज़ रोज़ दर्द होने लगता है, और कई बार आपको सिर्फ रेस्ट से आराम नहीं मिलता जब तक आप कोई पेन किलर, कोई दर्द की दवाई या इंजेक्शन ना खा लें। वो निशानियां है कि आपकी ये डिजीज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इस डिस्क डिजीज़ में, क्या होता है, जब ये कमज़ोर होने के साथ साथ अपनी जगह पे रहती नहीं, हिलती है, ये जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं या प्रोलैप्स डिस्क कहते हैं, उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में ये डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है, सेंटर में नहीं रहती है। नॉर्मल डिस्क जो है सेंटर में होना चाहिए, रीढ़ के बिल्कुल सेंटर। ये जब हिलने खिसकने लगती है तो ये क्या करती है, जो ये नसों को दबाने लगती है, जो नर्व हम कहते हैं, नर्व को दबाने, नस को दबाने लगती है, जो हमारे कमर का धागा है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको दबाने लगती है। जब ये शुरू हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ये जो दर्द है ये कमर से उतर के फिर टांग और पैर में फैल जाता है, या अगर गर्दन में डिस्क हो तो वो कंधे या बाजू में डिस्क पेन आ जाता है। रीज़न क्या होता है कि ये अब नस को दबाने लगता है, कभी एक साइड में हो सकता है मरीज के, राइट साइड में, किसी के लेफ्ट साइड में, किसी के दोनों में, सारा डिपेंड करता है कि कितनी हिली हुई है, किस साइड में ज़्यादा हिली हुई है। और जितना ये बढ़ता जाएगा, इस आदमी की पेन बढ़ती, शुरुआत तो दर्द से ही होता है कि बाजू में दर्द, टांग में दर्द, खासतौर चलने में, खड़े रहने में लोग पेन महसूस करते हैं, ज़्यादा देर कहीं बैठे रहें या ज़्यादा देर कहीं खड़े रहें तो उनको कमर में दर्द शुरू होता है, फिर वो टांगों में। डॉक्टर साहब, किस तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है और इसके लिए इलाज क्या है? इसके लिए देखिए, इलाज, सबसे पहले इलाज है कि आप अपने दर्द को समझें, प्रॉपर डायग्नोसिस करना है। पेशेंट आएगा वो तो खुद डायग्नोसिस नहीं बताएगा, ठीक, वो उसकी शिकायत होगी या तो कमर में दर्द है, या तो मेरी जी गर्दन में दर्द, या मेरे टांग में दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ, तो ये डॉक्टर को समझना है, या जो इसका कोई डॉक्टर जो माहिर हो वो समझ सकता है कि इसकी प्रॉब्लम है क्या। कमर दर्द कभी कभी आम वजूहात से भी हो सकता है, जैसे कैल्शियम की कमी है खाने में, आपके विटामिन डी है जो हड्डियों को ताकत देता है, जोड़ों को ताकत, अगर ये भी कम है आपका तो कमर दर्द हो सकती है, गर्दन में पेन हो सकता है आपके आए दिन, जोड़ों में दर्द हो सकता है, या अगर बैठने, जो मैंने कहा बैठने का तरीका जिसको पोस्चर बोलते हैं, अगर आपका गलत तरीका है वो, उससे आपके कमर में दर्द है, या ये डिस्क से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि हम लोग डायग्नोज करें कि ये आपके खाने में कमी है, ये आपके बैठने में गलत है, कि ये कोई डिस्क रिलेटेड है, ठीक है। उसके लिए हम लोग डायग्नोसिस के लिए पेशेंट का मुलाहिजा करना ज़रूरी है, उसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए कि कहाँ कोई इसमें कमज़ोरी तो नहीं है, दर्द कहाँ है, कितने एरिया में हो रहा है, तो उससे हम लोग आइडिया थोड़ा हमको मिलता है कि क्या है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टिगेशंस करके, टेस्ट करते हैं हम, जैसे हम लोग एक्सरे करके देख सकते हैं कमर या गर्दन का क्या है मामला, हड्डियां तो नहीं कमज़ोर हैं, वो दिख जाता है, गली हुई हो अगर कमज़ोर हो, या जो हड्डियों के बीच में ये जो गैप है, डिस्क है, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं आया है,
जी। या जो पोजीशन है हमारी रीढ़ की, स्पाइन की जो नॉर्मल पोजीशन है वो अपने पोजीशन में है कि चेंज हो गई है, कहीं बेंड तो नहीं हो रही है, कहीं साइड से या आगे से पीछे से चेंज तो नहीं। इन चीज़ों से हमको बीमारी का इसका आइडिया मिलता है। या इससे मज़ीद हम लोग फिर फाइनल डायग्नोसिस के लिए जब हमने पूरा इसका अगर हमने पता करना हो तो हम आजकल एमआरआई टेस्ट इसके लिए रिकमेंड करते हैं। एमआरआई टेस्ट में क्या होता है, आपकी हड्डियों का प्रॉब्लम भी नज़र आ जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्क उसमें क्लियरली दिख जाती है। अगर कोई नस इन्वॉल्व है, कोई नस को ब्लॉक हो रहा है, वो भी इसमें दिख जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप किसी मरीज को बोलते हैं कि सर्जरी के लिए आपकी सर्जरी है, आप सर्जरी के लिए तैयार हैं, लेकिन मरीज डरता है कि वो कहता है कि मैं ये सर्जरी नहीं करूँगा कि क्या पता क्या होगा, इस बारे में आप जरा बताइए। देखिए, अब जो आपका सवाल है ये सही है कि लोगों को इस बीमारी के इसके इलाज के बारे में बहुत डर भी है, बहुत गलत फहमियाँ भी हैं, इंफॉर्मेशन काफ़ी उन लोगों के पास सही नहीं है। तो हम देखेंगे पहले इसके स्टेप्स क्या हैं इलाज के। अगर कोई मरीज़ अब हम लेते हैं कि हाँ इसका डायग्नोसिस बन गया डिस्क का, अब उसके बाद हमने करना क्या है, तो हम लोग डायग्नोसिस में इसके देखते हैं कि इसका किस स्टेज पे है। अगर ये आपकी बीमारी अर्ली स्टेज पे है, अभी शुरुआत के दौर में है, तो हम इसका दवाई उसके साथ फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज दे सकते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत फ़ायदा हो सकता है। दवाई तो शॉर्ट टर्म देना है, कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा देर नहीं दे सकते। लेकिन फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको हम हिदायत दें, उसने कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे काम करना है, कितना वज़न उठा सकते हैं, अपने वज़न का ध्यान रखना है। अगर कोई ओवरवेट है, वज़न ज़्यादा है, उसने अपना वज़न कम करने की कोशिश करनी। चलना फिरना ज़रूरी है मरीज़ के लिए, वर्जिश करना, ताकि जो ये कमज़ोरी कमर में आ गई है ये मजबूती वापस आ जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि डिजीज़ बढ़ेगा। अगर ये फेल हो गया, अगर आपका मर्ज़, आपका डिजीज़ या डिस्क का प्रॉब्लम ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो फिर इसमें कुछ और भी इलाज हैं, जैसे इंजेक्शन हम लोग करते हैं, जिसको ब्लॉक बोलते हैं। कमर में एक इंजेक्शन किया जाता है जिससे आपको दर्द में ख़ास तौर पे बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो भी कोई परमानेंट इलाज नहीं, वो कुछ टाइम के लिए है, उसका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तब तक आपने वर्जिश और बाकी चीज़ें, ताकती जो कैल्शियम वगैरह कंटिन्यू रखना है। उसके बाद फाइनल आता है सर्जरी का स्टेज, जब किसी मरीज़ को इतना बढ़ गया हो कि उसका पेन अब दवाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा है, वो अपने काम नहीं सही से अंजाम दे पा रहा है, रेस्ट बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, और उसका दर्द जो है अब इंजेक्शन, टैबलेट्स, इन सब से नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो फिर हम फाइनल डिसीजन उसमें सर्जरी का लेते हैं। मसला ये है कि जो आज से पहले 10 साल 15 साल पहले जो इसकी सर्जरीज होती थी, जो कमर के ऑपरेशन होते थे, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके के थे, अलग तरीके के थे, बड़े ऑपरेशन होते थे। उसमें पेशेंट को रिकवर ठीक होने में भी काफ़ी वक्त लगता था, इसलिए लोगों के दिमाग में काफ़ी उसके लिए डर बैठ गया। इन लोग क्या करते थे, दर्द को बर्दाश्त करते थे, कमज़ोरी को बर्दाश्त करते थे, लेकिन ऑपरेशन के नाम से डर जाते थे, क्योंकि दूसरे मरीज़ को देखते थे कि 6 महीना साल लग गया रिकवर होने। कुछ में कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती थी। कॉम्प्लिकेशंस मतलब कुछ ऑपरेशन के बाद उसकी बिगड़ भी सकती थी हालत। तो ये चीज़ें जहन में लोगों के अभी भी हैं। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न आज का ज़माना है, आज सर्जरी किस हद तक कामयाब रह सकती है? आजकल ये ऑपरेशन, चूँकि बीमारी भी बढ़ गई तो इसके ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा आम हो गए। पहले कभी कभार होता था, ठीक, आज बहुत आम है। समझ लो हफ्ते में 2-4 ऑपरेशन कश्मीर में ही होते होंगे, या इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होते होंगे। तो चूंकि जब ऑपरेशन आम हो गया, इसका तरीका भी चेंज हो। अब हम नए मॉडर्न तरीकों से जो ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले से कई हद तक, और कॉम्प्लिकेशंस, नुकसानात बहुत कम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, पेशेंट का जो रिकवरी का टाइम, जो ठीक होने का वक्त है, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। जो 6 महीने से घट के आज हफ्ते या 10 दिन के अंदर आ गया। आज पे मरीज़ ऑपरेशन करके भी 5 दिन 10 दिन में वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सकता है, नॉर्मल अपने काम काज शुरू कर सकता है। और डॉक्टर साहब, लोग सेल्फ मेडिकेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्हें गर्दन या कमर में दर्द होता है तो वो दवाई लेते हैं, पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस बारे में आप हाँ, ये बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया है आपने, कि यहाँ क्या है, हमारे खासतौर कश्मीर में लोग काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ खासतौर दर्द की या खुद से लेना शुरू करते हैं। कमर दर्द है तो किसी रिश्तेदार से पूछ लिया, किसी और से पूछ लिया, दवाई खाना शुरू कर लिया। उससे देखिए नुकसान क्या है, ये दर्द की दवाई जो है आपके बीमारी को छुपा देती है। आप दवा तो खा रहे हो, लेकिन पता नहीं है अंदर आपको है क्या, इस दर्द का वजह क्या है, चाहे कमर दर्द है, गर्दन में दर्द है।
तो उससे रीज़न क्या हमने आजकल देखा है कि जब मरीज़ हमारे तक पहुंचता है, किसी स्पेशलिस्ट तक पहुंचता है, माहिर तक पहुंचता है, वो ऑलरेडी बहुत लेट डिजीज़ स्टेज में आ गया जी, क्योंकि वो पिछले महीने 6 महीने साल से इस दर्द को दबा रहा होता है। जी, वो अपने दर्द के जो टैबलेट्स हैं उनका डोज बढ़ाता रहता है, जी। टैबलेट से फिर वो इंजेक्शन लेना शुरू करता जी, है, जिससे अंदर बीमारी तो बढ़ रही है क्योंकि जड़ जो बीमारी का है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। जी, आप बस पेन को छुपा रहे हो, दर्द को छुपा रहे हो, लेकिन बीमारी आपकी बढ़ती है। जी, वही वजह है कि जब मरीज़ हमारे पास आता है वो ऑलरेडी बहुत लेट स्टेज में आ गया होता है, जब इसकी ये डिस्क या ये नर्व की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई होती है। और उस स्टेज पे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अब आप दवाई या एक्सरसाइज से इसको ठीक करो, जी, मोस्टली फिर सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाज इसका मुमकिन नहीं। जी, सबसे पहले लोगों को ये समझना है कि जो डिस्क है इसका 100% क्योरेबल है। जी, क्योरेबल मतलब इस बीमारी को आप 100% ख़त्म कर सकते हो। बिल्कुल। इसको इसको ज़रूरत नहीं है आपको ज़िंदगी भर झेलने की। झेलने की। लोग समझते हैं कि नहीं अब हो गया, अब मैं ऐसे ही चलना है मेरा, जी, अभी मैं वापस नॉर्मल लेवल पे वो काम वो भाग दौड़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आज मॉडर्न ज़माना है, आज लेटेस्ट दवाइयाँ हैं हमारे बिल्कुल। पास, लेटेस्ट तरीके हैं, एक्सरसाइज हैं, या इवन सर्जरीज जो हैं, ऑपरेशन आजकल नए नए इसके आ जी। रहे हैं, उससे इसमें सक्सेस, इसमें कामयाबी बहुत बढ़ गई है। जी, और आप चाहो तो बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते जी। हो, और ऐसा भी हो मुमकिन है कि आप लाइफ अर्ली लॉन्ग, स्टेज पे। हाँ अर्ली स्टेज पे पे इसका या इलाज अच्छे होना चाहिए। स्टेज पे जी, या इवन लेट स्टेज पे भी अगर हम इसको करें, ऑपरेट जी। सर्जरी करें या कोई भी इलाज करें, जी। तो मुमकिन है कि आपका ये हमेशा के लिए बीमारी दूर कर सकते डॉक्टर हैं। साहब, इसमें ये भी कहा जाता है कि मतलब 40 साल के बाद ये सर्जरी कामयाब नहीं रहती है, ये किस हद तक सही है? देखिए, उसका इसलिए वजह था कि जो पुराने तरीके थे ऑपरेशन, पुराने तरीके में इसके ऑपरेशन जो वो बड़ा ऑपरेशन किया जाता था, जी, उसमें काफ़ी बड़ा कट भी लगता था। जी, उसमें जब डिस्क तक निकालने के लिए जो हमारा तरीका करते थे ऑपरेशन का, उसमें काफ़ी हड्डी का डैमेज होता था, जी, और जो मसल होता है, जो आसपास के जो मांस वगैरह जी, बिल्कुल। तथ ते ओस डैमेज वारिया गसान, अड़ी जस पेमान थोड़ा चटे तेली ओस डिस्क कड़ा। तो अब जो 40 से ऊपर होते हैं एज, जी। 40 तो आज के पहले बोलते थे, आज तो 40 हम यंग ही लेते हैं। यंग ही लेते हैं। मैं कहूँगा कि 50-60 से ऊपर 40 जी। को तो आप यंग ही ले लो। तो उसमें क्या होता है, जितना नेचुरली एज बढ़ती जाती है, हड्डियाँ और कमज़ोर होती हैं। जी, अब जब ऑपरेशन में आप हड्डी को और काट रहे हो, जी, जो हड्डियाँ ऑलरेडी कमज़ोर हैं, तो नेचुरली इस आदमी में कमज़ोरी बढ़ जाएगी, जी, इसमें वो ताकत नहीं रहेगी हेवी काम करने की। जी, ठीक है, क्योंकि एक तो हड्डियाँ पहले से कमज़ोर थी और सर्जरी के बाद आपने उनको और पतला कर दिया। जी। ठीक, तो इसलिए लोग बोलते थे कि नहीं कामयाब नहीं रहेगी, एज जी। अब इसका बढ़ गया है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जी, आज हमने मरीज़ देखे हैं जिनकी सर्जरी भी हुई 70 साल 75 80 साल तक भी देखे हैं। जी, क्योंकि आजकल का जो मैं वही कह रहा हूँ तरीका है, आजकल हम उसको कहते हैं मिनिमल इन्वेजिव या माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरीज है। उसमें बिल्कुल एक छोटे ज़रिए से छोटे कट लगा के, छोटा निशान बना जी। के, हम लोग उस बराबर जहाँ पे ये नस को दब रही है या डिस्क हिल गई है, स्लिप हो गई है, वहाँ जाके उस चीज़ का वहाँ करेक्ट कर देते हैं, जी, उसको सही कर देते हैं। उसमें हमने हड्डी को डैमेज नहीं करना पड़ता। आपका जो नॉर्मल जो मसल है, उस मांस सोरी बचावा, अडिच बचावा, बिल्कुल। तम सु फायदे रोजान कि अगर एज ज़्यादा ते या लकुट ते इवन यंग खत मैं फायदे कि नुकसान तमिस वातान, तमिस कुन किस्म कमजोरी जी, रिकवरी वारिया फास्ट गसान, विदिन 5-10 डेज वापस असल पे पकान वकान कर बेल डैमेज ही गो, ये तुहज पन अडिज बचे सारी, उस कमरुक जो तुहद रीढ़ की हड्डी जो है उसका ताकत आपका बरकरार रहा, जी, तो कमज़ोरी आने के चांसेस तो हैं। चांस। इसके बाद आप अपने नॉर्मल काम बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हो, चाहे हेवी काम हो चाहे लाइट हो। इवन यंग लोगों के लिए भी फ़ायदा ये है कि स्पोर्ट्स खेलना है, बिल्कुल। ड्राइविंग करनी है, जो मेहनत के काम है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब के, जब हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है कि उसको कहा जाता है कि भाई आपको सर्जरी है, फिर डॉक्टर साहब के पास जो ही वो चला जाता है तो डॉक्टर साहब बोलता है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर है, हाई है, तो आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है। तो उस पेशेंट के लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, हाँ, अगर सर्जरी के टाइम पे जिस दिन सर्जरी होनी है जी। उस दिन अगर ब्लड प्रेशर आपका बहुत हाई है तो आपका या वो ऑपरेशन कंटिन्यूसली रहा होगा, हाँ। ब्लड प्रेशर का मरीज रहा अगर होगा। ब्लड प्रेशर का मरीज है, लेकिन ज़रूरी चीज़ है कि ऑपरेशन के दिन, जी, उस सुबह को आपका ब्लड प्रेशर कितना है, या जी। ऑपरेशन थिएटर में पहुंच के मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता जी। है हमेशा ऑपरेशन से पहले कितना है।
अगर वो नॉर्मल लेवल से बहुत हाई है जी। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट का ऑपरेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन में ब्लीडिंग तो होना ही होना है, चाहे छोटा ऑपरेशन हो बड़ा हो। हाँ, इसमें ब्लड लॉस तो होता है जी। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट का ब्लड लॉस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, खून उतना लॉस होगा और पेशेंट को रिस्क उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी तरीके हैं जी। ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको कैंसल उसी वक्त करना है जी। पहला कोशिश क्या है, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर हैं, वो बड़े माहिर रहते हैं इस चीज़ में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो चाहें तो इसको ऑपरेशन थिएटर में कंट्रोल उसी वक्त भी कर सकते हैं। इंजेक्शन है जो उसी वक्त देने से उनका फ़ौरन असर आ जाता है जी। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किया जा सकता है सर्जरी के टाइम पे भी जी। तो अगर उस वक्त वो दवाइयाँ देने से, ट्रीटमेंट करने से विदिन 5-10 मिनट्स, 5-10 मिनट के अंदर उसका कंट्रोल हो गया तो आप ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि कैंसिल करना जी। हाँ, लेकिन अगर आपने वो आजमाया फिर भी ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो पाया, हाई रहा, तब भी दवाई देने के बावजूद भी, लेकिन अगर ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, क्योंकि कोई सर्जरी होती है जो इमरजेंसी है, लाइफ सेविंग है, मतलब जिसमें आपको उसी वक्त करना ज़रूरी है वरना मरीज़ की जान जा सकती है, तो फिर तो आपने ऑपरेशन रिस्क लेके करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ये मरीज़ ऐसा है, बीमारी ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन 4 दिन वेट भी कर सकते हो, कोई स्टोन है, गॉल ब्लैडर सर्जरी है, सिंपल सर्जरीज कोई है, या यही कमर की सर्जरी है हम लोग, तो अगर आपको लगा कि थिएटर में आप इसको ऑपरेशन थिएटर में नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो बेटर रहता है रिस्क ना लें, पेशेंट का दवाइयाँ उसका फिर से चेंज करके देख लें, थोड़ा वो अपना परहेज़ करे अच्छी तरह, नमक का, तेल का, फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद इस सर्जरी को आराम से किया जा सकता है। उससे हम एक बहुत बड़े डिज़ास्टर को टाल सकते हैं। कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम आराम से टाल सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट के लिए कश्मीर वैली में नया इलाज क्या है जी, नाज़रीन को आप बताइए। हाँ, देखिए आजकल क्या है कि पहले तो जो था कि जो पहले की सर्जरी थी, आजकल अब उसमें काफ़ी चेंज आ गया जी। आजकल जो नए तरीके हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, आप माइनर कह सकते हो, जिसमें एक छोटे से छेद के ज़रिए, छोटे सुराख के ज़रिए हम ये डिस्क वगैरह का इलाज कर सकते हैं। या इसी की तरह एंडोस्कोपिक सर्जरी आया है दूसरा तरीका, जैसे लेप्रोस्कोपी आजकल गॉल ब्लैडर के लिए, दिल पे तिश्करा ऑपरेशन, कंडन को तिश्करा, उसी तरह आजकल इसमें भी ये फैसिलिटीज़, ये टेक्निक्स, ये मशीनें अवेलेबल हैं, जिसके ज़रिए ये एक अब बहुत एक आसान बन गया है, बहुत छोटा ऑपरेशन बहुत कम टाइम में होता है और मरीज़ को भी बहुत जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पहले जो हफ्ता भर हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, आज 10 घंटे 12 घंटे में सिर्फ आप रुक के आराम से घर जा सकते हो। तो 12 घंटा आप समझ सकते हो, बिल्कुल कम टाइम, मतलब एक दिन में ही आदमी वापस अपने घर पहुंच जाएगा, जिस चीज़ में पहले हफ्तों या कभी महीना भी लग जाता था ऑपरेशन हॉस्पिटल में। हाँ, और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये सारी फैसिलिटीज़ आज कश्मीर में अवेलेबल जी। पहले कश्मीर से लोग बाहर जाते थे, अभी भी बहुत सारे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही इस प्रोग्राम का यही है कि लोगों में थोड़ा जानकारी मिले। जो टेक्निक्स बाहर हैं, जो तरीके बाहर ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे आज कश्मीर में अवेलेबल हैं और बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, तो लोग उसका फ़ायदा यहीं उठा सकते हैं, बाहर जाने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब, जबकि आप अगर हम आपकी बात करेंगे, पहले आप सौरा में थे, सौरा के बाद आप जीएमसी बारामूला में आ गए, तो जीएमसी बारामूला में की अगर हम बात करेंगे तो आपने वहाँ पे कितने मरीजों का मतलब अभी तक ऑपरेट किया होगा? देखिए, ऑपरेशन इलाज तो हम लोग जो है जिसको ओपीडी कहते हैं, किस मर्ज में मुब्तला था? ओपीडी में अपने न्यूरोसर्जरी की बात करूँ, मैं न्यूरोसर्जरी की बात न्यूरोसर्जरी में हम लोग ओपीडी में, वार्ड में मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं रेगुलरली। सर्जरी का ये है कि अभी चूंकि ये नया डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ, तो अभी हमारे पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से अभी हम लिमिटेड चीज़ें कर पा रहे हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ अभी हमारे नहीं। हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको अपग्रेड करें, बढ़ाएं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, लेकिन जब तक फुल फ्लेज्ड अवेलेबल होगा हमारे पास पूरी तरह से, तब तक अभी हम लिमिटेड चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कोई माइनर स्ट्रोक वगैरह हो, उसका हम ऑपरेशन, चोट लगे किसी को सिर में, कमर में, उसका हम ऑपरेशन इजीली यहाँ कर सकते हैं।
जो क्लॉट हम कहते हैं ब्रेन में हो, जो माइनर है जी, वो हम निकाल सकते हैं, या ये डिस्क के कमर के ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं जी। हाँ, अभी एंडोस्कोपिक नहीं है हमारे पास, लेकिन बाकी टेक्निक्स जो हैं जी। माइक्रो सर्जरी वगैरह वो लोग हम लोग कर सकते हैं। आपने यहाँ पे वो अंजाम दिए यहाँ पे? अभी लिमिटेड केसेस हैं, कम है हमारे जी। पास, क्योंकि अभी मरीज भी हमारे पास इतने नहीं आ रहे हैं, जी। लोगों को शायद पता भी नहीं है, जी। लेकिन इंशाल्लाह जब फ्यूचर में बढ़ते जाएंगे, मरीज भी ज़्यादा आते जाएंगे, तो नेचुरली ये सर्जरियाँ भी बढ़ती जाएंगी जी। और लोगों का फ़ायदा भी उतना ज़्यादा है इसमें। डॉक्टर साहब, आखिर पे आप नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में मैं नाजरीन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो आम जो आजकल कमर का है, गर्दन का दर्द है, आप इसको नज़रअंदाज ना करें, इसका गलत इलाज ना करें, खुद इलाज शुरू करना ना करें, इसको प्रॉपर दिखाएं, इसका पूरी जांच करवाएं, इसके टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले वजह क्या है। जब वजह पता चलेगी तो उससे ही हम इसका सही इलाज कर पाएंगे। जब जड़ बीमारी की पता चलेगी तो हम उस बीमारी को पूरी तरह दूर कर पाएंगे। और ये चीज़ लोगों ने जहन से निकालनी है कि अब कमर दर्द है तो ये ज़िंदगी भर रहना है, ये बढ़ता, या गर्दन में दर्द है या डिस्क है, ये बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर सही इलाज हो, सही वक्त पे इलाज हो, तो आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप अपने एक सेहतमंद ज़िंदगी में वापस लौट सकते हैं। अपने सारे काम जो चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेहनत मशक्क़त कर सकते हैं, किसी तरह को आपको कमज़ोरी रहेगी। जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर हमाम निसार, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है और जीएमसी बारामूला में तैनात है। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में हम फिर मुलाकात करेंगे, ताकि कुछ ऐसे और टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकें जिससे लोगों का और फ़ायदा हो, लोगों की जानकारी बढ़े। और मैं आपका बहुत शुक्रिया और इस चैनल का भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर।